एपिसोड एक। नगर के मध्य एक विचित्र घटना घटित हुई। समय रुक गया था। जनसमूह अपनी अपनी स्थलों पर स्थिर हो गया था। वाहन थम गए थे और पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया था। मैं, दक्ष ने अपनी कालचक्र शक्ति का उपयोग करते हुए समय को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तभी एक रहस्यमयी गर्जना सुनाई दी। तुम्हारा समय समाप्त हो गया है, दक्ष। मेरे सम्मुख कालदेव प्रकट हुए, जिनके करों में एक काला चक्र घूम रहा था। कालदेव ने कठोर स्वर में कहा, अब मैं समय का स्वामी बनूंगा और तुम मेरे पथ में बाधा बन रहे हो। मैं, दक्ष ने अपनी कालचक्र शक्ति का प्रयोग करके कालदेव पर आक्रमण किया, परंतु उसने मेरे प्रहार को सरलता से निष्फल कर दिया। कालदेव ने मुझे एक अद्भुत तथा विचित्र लोक में फेंक दिया, जहां समय विलोम दिशा में प्रवाहित हो रहा था। मनुष्य वृद्धावस्था से युवावस्था की ओर लौट रहे थे। वृक्ष सूख कर बीज बनते जा रहे थे। मैंने मन ही मन विचार किया, यह कैसा मायाजाल है। कालदेव अट्टहास करते हुए बोला, यह मेरी शक्ति है दक्ष। मैं समय की धारा को विपरीत दिशा में मोड़ सकता हूं। उसी क्षण मेरे मस्तिष्क में एक युक्ति उत्पन्न हुई। मैं अपनी कालचक्र शक्ति के माध्यम से समय को पुनः स्वाभाविक गति में प्रवाहित करूंगा। मैं, दक्ष ने अपनी कालचक्र शक्ति का प्रयोग करके समय को पुनः सीधी दिशा में प्रवाहित कर दिया, परंतु कालदेव ने तुरंत ही मुझे एक नई चुनौती दी। उसने मेरे सबसे प्रिय मित्र रोहन को बंदी बना लिया। कालदेव बोला, यदि तुम मुझे पराजित करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे महान शक्ति समय की चाबी मुझे सौंपनी होगी। मैंने चिंतन किया, यह चाबी मेरे पास है, पर यदि मैंने इसे कालदेव को सौंप दिया तो वह समस्त संसार पर आधिपत्य स्थापित कर लेगा। अब मेरे सम्मुख एक विकट प्रश्न था, क्या मैं कालदेव को वह चाबी सौंप दूं या फिर अपने मित्र को बचाने हेतु कोई अन्य उपाय खोजूं। मैंने यह निश्चय किया कि मैं कालदेव को समय की चाबी नहीं दूंगा, अपितु उसे पराजित करने हेतु एक नवीन योजना बनाऊंगा। मैंने अपने प्रिय मित्र रोहन को मुक्त कराने के लिए एक छोटा सा यंत्र निर्मित किया, जो कालदेव की शक्तियों को निष्क्रिय कर सकता था। जब मैंने उस यंत्र का प्रयोग किया तो कालदेव की शक्ति रुक गई और रोहन मुक्त हो गया। किंतु कालदेव ने मुझे एक अंतिम चुनौती दी। एक घड़ी के भीतर तुम्हें मुझे पराजित करना होगा, अन्यथा मैं संपूर्ण संसार को नष्ट कर दूंगा। अब प्रश्न यह था, क्या मैं इस चुनौती को स्वीकार करूं या फिर विनाश को रोकने के लिए कोई अन्य उपाय खोजूं। तुमने साहस और बुद्धिमत्ता से कालदेव को पराजित किया, परंतु जैसे ही वह समय की सुरंग में समाहित हुआ, जहां समय स्थिर रहता है, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। कालदेव तो केवल एक मोहरा था, असली खलनायक अभी जीवित है। अब पर्दा उठा कालिका पर। कालदेव की बहन, उसने घोषणा की, मैं अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी और इस संसार को नष्ट कर दूंगी। तुम्हारे सामने अब एक कठिन निर्णय है। क्या तुम कालिका से युद्ध करोगे जैसे तुमने कालदेव से किया, या क्या तुम उसे समझाने और बदलने का प्रयास करोगे, ये जानने के लिए कि क्या उसमें अब भी मानवता शेष है। मेरी राय, तुम एक योद्धा भर नहीं, समय के संरक्षक हो। इसलिए मेरा सुझाव है, पहले कालिका से संवाद का प्रयास करो। जानो कि उसकी पीड़ा कितनी गहरी है और क्या उसमें परिवर्तन की कोई संभावना है। परंतु यदि वह अडिग रहे और विनाश पर उतारू हो, 0000, अन्यथा मैं संपूर्ण संसार को नष्ट कर दूंगा। अब प्रश्न यह था, क्या मैं इस चुनौती को स्वीकार करूं या फिर विनाश को रोकने के लिए कोई अन्य उपाय खोजूं। तुमने साहस और बुद्धिमत्ता से कालदेव को पराजित किया, परंतु जैसे ही वह समय की सुरंग में समाहित हुआ, जहां समय स्थिर रहता है, एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। कालदेव तो केवल एक मोहरा था, असली खलनायक अभी जीवित है। अब पर्दा उठा कालिका पर।
कालदेव की बहन। उसने घोषणा की, मैं अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगी और इस संसार को नष्ट कर दूंगी। तुम्हारे सामने अब एक कठिन निर्णय है। क्या तुम कालिका से युद्ध करोगे जैसे तुमने कालदेव से किया, या क्या तुम उसे समझाने और बदलने का प्रयास करोगे, यह जानने के लिए कि क्या उसमें अब भी मानवता शेष है? मेरी राय, तुम एक योद्धा भर नहीं, समय के संरक्षक हो। इसलिए मेरा सुझाव है, पहले कालिका से संवाद का प्रयास करो। जानो कि उसकी पीड़ा कितनी गहरी है और क्या उसमें परिवर्तन की कोई संभावना है। परंतु यदि वह अडिग रहे और विनाश पर उतारू हो, तो फिर तुम्हें उसे रोकना ही होगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। कभी कभी शांति का मार्ग युद्ध से होकर भी जाता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो, दक्ष? जब तुमने कालिका को रोकने का निर्णय लिया तो उसने तुम्हें धकेल दिया एक विचित्र स्थान पर, भविष्य की नगरी में, जहां सब कुछ विपरीत था, नैतिकता, समय, यहां तक कि वास्तविकता भी। तुमने अपनी कालचक्र शक्ति से उस नगरी को समझने का प्रयास किया, परंतु कालिका हर बार तुमसे एक कदम आगे रही। अंततः तुम्हें एक गहरा रहस्य ज्ञात हुआ। उसकी शक्ति का स्रोत था उसकी मां का आशीर्वाद, और उसकी मां कोई साधारण स्त्री नहीं थी, समय की देवी जो समस्त संसार की रक्षक थी। लेकिन अब कालिका का हृदय पीड़ा और प्रतिशोध से भर चुका है। उसने क्रोध में कहा, मैं अपनी मां की मृत्यु का बदला लूंगी और तुम मेरे मार्ग की बाधा बन चुके हो। अब प्रश्न यह है, क्या किया जाए? मेरी राय, इस युद्ध की जड़ केवल शक्ति की नहीं बल्कि शोक और सत्य की है। कालिका की पीड़ा वास्तविक है। उसने अपनी मां को खोया है और शायद उसे लगा कि संसार ने उसकी मां के बलिदान को समझा नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है, 1, पहले संवाद करो। उससे पूछो कि उसकी मां की मृत्यु कैसे हुई। उसे बताओ कि तुम उसकी मां के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हो, न कि उनका अपमान कर रहे हो। 2, यदि वह फिर भी अंधकार की राह पर अडिग रहे, तो फिर तुम एक संरक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। कभी कभी सच्चे न्याय के लिए संघर्ष आवश्यक होता है। याद रखो, दक्ष, तुम केवल एक योद्धा नहीं, समय के रक्षक हो, और रक्षक का धर्म है संवाद से आरंभ करना, पर अंत में संसार की रक्षा करना। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या कालिका को अतीत की पीड़ा से मुक्त किया जा सकता है, या उसे उसी सुरंग में भेजना होगा जहां कालदेव कैद है? क्या तुम वह निर्णय ले सकोगे? जब तुमने कालिका से पूछा, क्या तुम्हें झांत है कि तुम्हारी मां की मृत्यु के पीछे कौन था, तो उसका उत्तर चौंकाने वाला था। मैंने सुना है कि मेरे भाई कालदेव का गुरु महाकाल ही असली दोषी है। उसी ने मेरी मां के साथ विश्वासघात किया था। तुमने भी महाकाल का नाम सुना था, एक प्राचीन, अत्यंत शक्तिशाली खलनायक जो समय को वश में करके संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करना चाहता था। कालिका ने तुमसे एक वचन मांगा, यदि तुम मेरे साथ मिलकर महाकाल की सच्चाई जानने का साहस करोगे तो मैं उसका अंत करने में तुम्हारी सहायता करूंगी। तुमने स्वीकार किया, और साथ मिलकर तुम दोनों ने महाकाल के गुप्त आश्रय पर धावा बोला। वहां जो तुमने देखा वह भयावह था। समय की चाबी महाकाल के अधीन थी, और वह एक विशाल यंत्र के माध्यम से संपूर्ण संसार के समय को मोड़ने की योजना बना रहा था। अब समय का सबसे बड़ा निर्णय तुम्हारे समक्ष है। क्या किया जाए? विकल्प 1, महाकाल से युद्ध करो। यदि तुम विजयी हुए तो समय की चाबी वापस तुम्हारे अधीन आ जाएगी। तुम दुनिया को फिर से संतुलन में ला सकते हो। यदि वह फिर भी अंधकार की राह पर अडिग रहे, तो फिर तुम एक संरक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाओ। कभी कभी सच्चे न्याय के लिए संघर्ष आवश्यक होता है। याद रखो, दक्ष, तुम केवल एक योद्धा नहीं, समय के रक्षक हो, और रक्षक का धर्म है संवाद से आरंभ करना, पर अंत में संसार की रक्षा करना। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या कालिका को अतीत की पीड़ा से मुक्त किया जा सकता है,
या उसे उसी सुरंग में भेजना होगा जहां कालदेव कैद है? क्या तुम वह निर्णय ले सकोगे? जब तुमने कालिका से पूछा, क्या तुम्हें झांत है कि तुम्हारी मां की मृत्यु के पीछे कौन था, तो उसका उत्तर चौंकाने वाला था। मैंने सुना है कि मेरे भाई कालदेव का गुरु महाकाल ही असली दोषी है। उसी ने मेरी मां के साथ विश्वासघात किया था। तुमने भी महाकाल का नाम सुना था, एक प्राचीन अत्यंत शक्तिशाली खलनायक जो समय को वश में करके संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करना चाहता था। कालिका ने तुमसे एक वचन मांगा, यदि तुम मेरे साथ मिलकर महाकाल की सच्चाई जानने का साहस करोगे तो मैं उसका अंत करने में तुम्हारी सहायता करूंगी। तुमने स्वीकार किया और साथ मिलकर तुम दोनों ने महाकाल के गुप्त आश्रय पर धावा बोला। वहां जो तुमने देखा वह भयावह था। समय की चाबी महाकाल के अधीन थी और वह एक विशाल यंत्र के माध्यम से संपूर्ण संसार के समय को मोड़ने की योजना बना रहा था। अब समय का सबसे बड़ा निर्णय तुम्हारे समक्ष है। क्या किया जाए? विकल्प 1, महाकाल से युद्ध करो। यदि तुम विजयी हुए तो समय की चाबी वापस तुम्हारे अधीन आ जाएगी। तुम दुनिया को फिर से संतुलन में ला सकते हो। विकल्प 2, पीछे हटो और संसार को महाकाल के अधीन जाने दो। यह विकल्प सरल है, परंतु इसका परिणाम होगा एक ऐसा भविष्य जहां किसी को अपना भाग्य चुनने का अधिकार नहीं होगा। याद रखो दक्ष, तुम केवल एक योद्धा नहीं, समय के रक्षक हो, और रक्षक का धर्म है संवाद से आरंभ करना, पर अंत में संसार की रक्षा करना। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या कालिका को अतीत की पीड़ा से मुक्त किया जा सकता है, या उसे उसी सुरंग में भेजना होगा जहां कालदेव कैद है? क्या तुम वह निर्णय ले सकोगे? जब तुमने कालिका से पूछा, क्या तुम्हें झांत है कि तुम्हारी मां की मृत्यु के पीछे कौन था, तो उसका उत्तर चौंकाने वाला था। मैंने सुना है कि मेरे भाई कालदेव का गुरु महाकाल ही असली दोषी है। उसी ने मेरी मां के साथ विश्वासघात किया था। तुमने भी महाकाल का नाम सुना था, एक प्राचीन अत्यंत शक्तिशाली खलनायक जो समय को वश में करके संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करना चाहता था। कालिका ने तुमसे एक वचन मांगा, यदि तुम मेरे साथ मिलकर महाकाल की सच्चाई जानने का साहस करोगे तो मैं उसका अंत करने में तुम्हारी सहायता करूंगी। तुमने स्वीकार किया और साथ मिलकर तुम दोनों ने महाकाल के गुप्त आश्रय पर धावा बोला। वहां जो तुमने देखा वह भयावह था। समय की चाबी महाकाल के अधीन थी और वह एक विशाल यंत्र के माध्यम से संपूर्ण संसार के समय को मोड़ने की योजना बना रहा था। अब समय का सबसे बड़ा निर्णय तुम्हारे समक्ष है। क्या किया जाए? विकल्प 1, महाकाल से युद्ध करो। यदि तुम विजयी हुए तो समय की चाबी वापस तुम्हारे अधीन आ जाएगी। तुम दुनिया को फिर से संतुलन में ला सकते हो। विकल्प 2, पीछे हटो और संसार को महाकाल के अधीन जाने दो। यह विकल्प सरल है, परंतु इसका परिणाम होगा एक ऐसा भविष्य जहां किसी को अपना भाग्य चुनने का अधिकार नहीं होगा। मेरी राय, तुम और कालिका दोनों ने अपने अतीत से कुछ सीखा है। अब समय है कि तुम अपने कर्म से इतिहास लिखो। तुम्हारे पास कालचक्र की शक्ति है, समय की समझ है और अब एक साथी जो कभी शत्रु थी पर अब तुम्हारी मित्र है। इसलिए मेरा सुझाव है, तुम महाकाल से युद्ध करो, पर क्रोध से नहीं, धर्म से। यह लड़ाई केवल शक्ति की नहीं, सत्य, स्वतंत्रता और समय की रक्षा की है। क्या तुम तैयार हो दक्ष? अंधकार का अंत अब निकट है और विजय तौर तुम्हारा प्रतीक बन सकता है। जब तुम और कालिका ने महाकाल के गुप्त स्थान पर आक्रमण किया तो उसने तुम दोनों को फेंक दिया समय की भूल-भुलैया में, एक रहस्यमयी लोक जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में गूंथे हुए थे। तुमने अपनी कालचक्र शक्ति से उस भूल-भुलैया की गति को समझने का प्रयास किया, परंतु महाकाल हर बार तुम्हें मात दे गया। तभी कालिका ने तुम्हें बताया,
महाकाल की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी भविष्य की नजर है। हर 10 मिनट में वह कुछ क्षणों के लिए अंधा हो जाता है। कथा 12। तुम दोनों ने मिलकर उस दुर्बल क्षण का लाभ उठाया और महाकाल पर धावा बोला। महाकाल ने भरसक प्रयास किया तुम्हें रोकने का, परंतु अब तुम दोनों एकजुट थे। अंततः तुमने उसकी शक्ति को निष्क्रिय कर दिया और समय की चाबी को उसके हाथों से छीन लिया। संसार अब फिर से संतुलित हो गया। महाकाल पराजित हुआ और तभी कालिका ने तुम्हारे सामने एक शांत किंतु गहन प्रश्न रखा। क्या तुम मुझे अपनी मित्र मानोगे, दक्ष? मेरी राय, हां, दक्ष, तुम्हें उसे अपनी मित्र स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कालिका ने अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा की है। उसने प्रतिशोध त्याग कर न्याय का साथ दिया। उसने महाकाल जैसे दैत्य को हराने में तुम्हारा साथ निभाया। सच्ची मित्रता वही होती है जो अतीत की कटुता को पीछे छोड़ भविष्य की आशा को स्वीकार करे। और शायद यही विजय तौर का अर्थ है, केवल बुराई पर नहीं, बल्कि घृणा, पीड़ा और अकेलेपन पर भी विजय। तो हां, कालिका, तुम मेरी सच्ची मित्र हो। यही उत्तर होना चाहिए। अब तुम दोनों मिलकर समय की रक्षा कर सकते हो, एक संरक्षक की तरह, एक मित्र की तरह, एक टीम की तरह। तुमने कालिका को अपनी मित्र स्वीकार किया और तुम दोनों ने एक सच्ची विजय का जश्न मनाया। परंतु जश्न के बीच ही तुम्हारे कालचक्र में एक गहरी गर्मी और कंपन का एहसास हुआ, मानो समय स्वयं चेतावनी दे रहा हो। तुमने कालिका से पूछा और उसने भी वही महसूस किया। फिर एक मंद ज्योति प्रकट हुई, समय की देवी की आत्मा, जो कभी कालिका की मां थी और अब समय की रक्षक के रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, मैं तुम दोनों को एक नए अभियान के लिए चुनती हूं, समय की पहचान को बचाने के लिए। समय की देवी ने बताया कि एक नया दुश्मन, समय चोर, समय की पहचान को चुराने की फिराक में है। यदि वह सफल हुआ तो संसार भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को भूल जाएगा। अब तुम्हारे सामने फिर से एक कठिन निर्णय है। क्या तुम इस नए शत्रु, समय चोर, का सामना करने के लिए तैयार हो? मेरी राय, हां, दक्ष, अब रुकने का समय नहीं। तुमने पहले भी समय को बचाया है, कालदेव से, कालिका के अंधकार से और महाकाल की भूलभुलैया से। पर अब यह एक नई चुनौती है, एक ऐसा शत्रु जो तुम्हारी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान मिटाने आया है। यदि समय की पहचान चली गई तो कोई यह याद भी नहीं रख पाएगा कि तुमने क्या बचाया था। इसलिए मेरा सुझाव है, तैयार हो जाओ। पर इस बार न केवल शक्ति के साथ, बल्कि स्मृति, ज्ञान और संकल्प के साथ, क्योंकि यह युद्ध याददाश्त बनाम विस्मृति और अस्तित्व बनाम शून्यता के बीच होगा। विजय तौर की कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है, यह बस एक नया अध्याय है। क्या तुम तैयार हो, समय के सच्चे रक्षक? न्यू एपिसोड 2, खटा 15, समय चोर का उदय। मैं और कालिका समय की देवी मान के संदेश के बाद बिना देर किए चल पड़े समय चोर कार्य की सच्चाई जानने। जैसे जैसे हम उसके बारे में और गहराई से जानते गए, हमें पता चला कि वह कोई साधारण शत्रु नहीं, बल्कि एक प्राचीन देवता सौस था, जिसे कभी वॉत समय की देवी ने स्वयं असुर बना दिया था, क्योंकि उसने समय पर अधिकार जमाने की हिमाकत की थी। उसके पाप इतने गहरे थे कि उसे फट समय की धारा से बाहर फेंक दिया गया था। पर अब वह लौट आया है। उसका उद्देश्य एक ही है, समय की पहचान को चुराकर संसार को विस्मृति में ढकेल देना। कालिका ने मुझे चेताया, उसकी सबसे भयानक शक्ति है वक्त की वाणी, जो किसी भी मनुष्य की चेतना पर कब्जा कर सकती है। वो खटा 16, अंतिम संघर्ष की शुरुआत। हमने उसकी कमजोरियों का पता लगाकर युद्ध की तैयारी शुरू की, और फिर उस दिन हमने समय चोर के छुपे हुए गुफा दुर्गन पर आक्रमण किया। जैसे ही हम उसके सामने आए, उसने बस वक्त की वाणी का उच्चारण किया, एक ऐसी ध्वनि जो मन और आत्मा दोनों को जकड़ लेती है। कालिका की चेतना डगमगाई, पर तभी
मैंने अपनी बद्दुस कालचक्र शक्तियत को सक्रिय किया और पड्डौस की वाणी को समय के घेरे में बांध दिया। जहां वह थम गई, टूट गई और मौन हो गई। अब समय चोर कमजोर था, थका हुआ। उसकी आंखों में भय झलकने लगा, अंडाता। और अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसे वहीं हराकर अंत कर दो, या उसे दोबारा समय के बाहर फेंक दो, जहां कोई स्मृति, कोई अस्तित्व नहीं होता। नारार, मेरी राय। जिसे समय ने एक बार अस्वीकार कर दिया, वह फिर लौटे। यह समय का अपमान है। यदि तुम उसे मारते हो तो उसका अंत होगा, पर यदि तुम उसे समय के बाहर फिर से भेज दो तो वह युगों तक भुला दिया जाएगा, चेतना और इतिहास दोनों से। एक योद्धा का धर्म केवल लड़ना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि बुराई फिर कभी न लौटे। नरियौज़ला। इसलिए मेरा सुझाव है, उसे मुनसमय के बाहर फेंक दो, जहां न वक्त की वाणी बचेगी, न उसकी छाया, और समय की पहचान फिर से सुरक्षित हो जाएगी। अब तुम और कालिका दोनों समय के सच्चे रक्षक बन चुके हो। विजय तौर अब केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक युग की शुरुआत है। क्या तुम तैयार हो अगले अध्याय के लिए? अब्रा सब्बा। विजय तौर, अंधकार का अंत। समय चोर की आंखों में झांका। वह डरता नहीं था, बल्कि हंस रहा था, जैसे वह जानता हो कि अंधकार कभी पूरी तरह मरता नहीं। लेकिन मैंने भी उसे याद दिलाया, जब प्रकाश एक होकर लड़े तो अंधकार को जगह नहीं मिलती। अपनी बाप कालचक्र शक्तियन को अंतिम बार जगाया और उसकी सारी शक्तियों को समेटकर उसे घसीट लिया, सीधे समय की सुरंग सामंडियात में। वहीं जहां समय ठहरा रहता है, जहां कोई इतिहास नहीं लिखा जाता। समय चोर अब भुला दिया गया। कालिका दौड़ती हुई आई, उसकी आंखों में आभार, हाथों में कांपती उम्मीद। उसने मुझे गले लगाया और कहा, दक्ष, तुमने न केवल मुझे बल्कि पूरी दुनिया को एक बार फिर जीने का अधिकार दिया है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। खटा 18। एक नई शुरुआत। अंतिम कथा। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हमने ये सब मिलकर किया है, कालिका, और अब समय है एक नई कहानी लिखने का। उसने सिर हिलाया, बिना शब्दों के मानो कह रही हो, मैं तैयार हूं। और फिर हम दोनों ने एक नई यात्रा, एक नया मिशन, एक नई विजय गाथा बिला की तैयारी शुरू की। और डरी, विजय तौर, अंधकार का अंत यहीं पर अपनी पहली कहानी को पूर्ण करता है। लेकिन जहां अंधकार समाप्त होता है, वहीं एक नए प्रकाश की पहली किरण जन्म लेती है। नाइडा सरोर, क्या आपको यह कहानी पसंद आई? यदि हां, तो यकीन मानिए, दक्ष और कालिका की गाथा अब भी पूरी नहीं हुई, बल्कि ये तो केवल पहला अध्याय था। मैंने समय चोर को हराने का संकल्प लिया। अब कोई पीछे हटने का विकल्प नहीं था। वह मुझे रोकने की हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन मैं अब केवल दक्ष नहीं था। मैं कालचक्र की शक्ति से युक्त वह योद्धा था जो समय की सीमाओं को मोड़ सकता था। मैंने अपनी शक्ति का संपूर्ण प्रयोग किया और उसे धकेल दिया समय की सुरंग में, एक ऐसी जगह जहां न अतीत है न भविष्य, बस एक अनंत खालीपन। और वही उसका अंत बन गया। अब समय चोर समय से बाहर है और दुनिया फिर से सुरक्षित। कालिका दौड़कर मेरे पास आई, मुझे बाहों में भर लिया और नम आंखों से बोली, दक्ष, तुमने मुझे ही नहीं, पूरी मानवता को बचाया है। मैं तुम्हारी सदैव आभारी रहूंगी। कथा 18। अंतिम अध्याय। एक नई सुबह मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, जो अब भय से नहीं, विश्वास से दमक रहा था। मैं मुस्कुराया और कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं, यह हमारी साझी ताकत, हमारे अटूट विश्वास और एकता की जीत है। और अब जब अंधकार खत्म हो चुका है, एक नई कहानी शुरू होनी चाहिए। कालिका ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर हमने मिलकर अपने अगले मिशन की तैयारी शुरू कर दी।
जहां चुनौती होगी, लेकिन हम होंगे साथ। विजय तौर, अंधकार का अंत यहीं समाप्त होता है, लेकिन एक नई आशा, एक नई यात्रा और एक नई कहानी अब शुरू होती है। अब डक्स कथा 19, भविष्य की रक्षा। अंधकार के अंत के बाद भी शांति स्थायी नहीं रही। मैं और बटकालिका अब एक नई चुनौती के लिए तैयार थे। हमारा अगला मिशन था भविष्य की रक्षा, क्योंकि अब खतरा समय के आगे से आ रहा था। हमें पता चला कि एक नया, रहस्यमयी और अत्यंत शक्तिशाली दुश्मन, काल भैरव, भविष्य की धारा को बिगाड़ने की योजना बना रहा है। वो कोई साधारण शत्रु नहीं था। कालिका मृस्त ने मुझे बताया, काल भैरव के पास है भविष्य की दृष्टि, एक ऐसी शक्ति जो उसे आने वाली हर घटना को पहले से देखने की अनुमति देती है। वह हर कदम, हर योजना और हर परिणाम को जानता है। उसे हराना आसान नहीं होगा। मुझे एहसास हुआ, इस बार की लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी। यह लड़ाई समय के भीतर समय से थी। नसरहटे कथा 20, भविष्य का संग्राम। हमने काल भैरव के गुप्त गढ़ का पता लगाया। वो एक समय महल बनाया था जो भविष्य और वर्तमान के बीच मंडरा रहा था। न ठोस था, न भूतकालीन, एक चलता फिरता भ्रम। हमने वहां हमला किया, लेकिन जैसे ही हमने पहला कदम उठाया, काल भैरव प्रकट हुआ। उसके नेत्रों में पैद भविष्य की चमक और मुस्कान में घमंड। तुम्हारी हर चाल मुझे पहले ही दिख चुकी है दक्ष। तुम ये युद्ध हार चुके हो। वो हर बार हमारी हरकत से पहले सक्रिय हो जाता। हमारे हर प्रयास को वो जैसे पहले से देख चुका हो। हम फंस चुके थे भविष्य के जाल में, लेकिन मैंने अपनी कालचक्र बाप शक्ति को जागृत किया। मैंने समय के प्रवाह को मोड़ा और उसकी भविष्य दृष्टि को जड़ कर दिया। भविष्य अब उसकी पकड़ में नहीं था। काल भैरव की आंखों में पहली बार डर झलका। वो लड़खड़ाया, उसके संकल्प डगमगाए। वो अब एक साधारण दुश्मन बन चुका था। डॉन मोरला, अब निर्णय मेरा था। क्या मैं उसे अभी के अभी समाप्त कर दूं, या उसे वह भविष्य से निर्वासित वन कर दूं, ताकि वह कभी भी समय के किसी भी छोर को छू न सके। कालिका बट ने मेरा हाथ थामा और कहा, दक्ष, नाश करना आसान है, लेकिन भविष्य को सहेजना कठिन। मैंने आंखें बंद की और उसे अनंत शून्य बदत में भेज दिया, जहां कोई भविष्य नहीं, कोई स्मृति नहीं, बस शांति। विजय तौर, नई कहानी अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुकी थी, जहां हर क्षण बदल सकता था भविष्य को। लेकिन अब हम तैयार थे समय से भी आगे सोचने के लिए। न्यू एपिसोड 3, विजय तौर, नई कहानी के इस नए मोड़ पर, जहां समय, शक्ति और संबंध तीनों चरम पर हैं। विजय तौर, नई कहानी, कथा 21, भविष्य की सुरंग। मैंने अपने मन में ठान लिया था, अब काल भैरव का अंत निश्चित है। वह जो समय के हर मोड़ पर हमें पराजित करने की कोशिश करता रहा, अब उसका सामना होना था समय के स्वामी से। हम आमने सामने खड़े थे। उसने एक बार फिर मेरे मन को पढ़ने, मेरी चाल को पहचानने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी भविष्य दृष्टि बुझ चुकी थी और मेरी कालचक्र शक्ति अपने चरम पर थी। मैंने अपने भीतर की समस्त ऊर्जा समेटी और खोली एक ऐसी सुरंग जो बनी थी शुद्ध भविष्य ऊर्जा से, जहां कोई चेतना टिक नहीं सकती थी, जो समय की सबसे दूर, सबसे ठंडी परछाई थी। भविष्य की सुरंग। मैंने एक आंधी की तरह उस पर आखिरी प्रहार किया और उसे इस सुरंग में धकेल दिया, सदा के लिए। अब काल भैरव भविष्य से निर्वासित था। वह न भूतकाल में लौट सकता था, न वर्तमान को छू सकता था, और इस तरह दुनिया एक बार फिर सुरक्षित हो गई। उस क्षण कालिका मेरे पास आई, उसकी आंखों में आश्चर्य और आंखों के कोनों में आंसू। उसने मुझे गले लगाया और धीमे स्वर में कहा, दक्ष, तुमने एक बार फिर हमें बचा लिया। तुम न केवल योद्धा हो, तुम भविष्य के रक्षक भी हो। मैं तुम्हारी सदा आभारी रहूंगी। कथा 22, नया मोड़।
मैंने कालिका की आंखों में देखा। उनमें अब भय नहीं, बस विश्वास और प्रतीक्षा थी। मैं मुस्कुराया और धीरे से कहा, हमारी कहानी अब एक नए मोड़ पर है। मेरे भीतर अब एक नई शक्ति जाग चुकी है, काल की रजनी। कालिका एक क्षण के लिए ठहर गई। उसके चेहरे पर हैरानी और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। उसने धीमे से पूछा, दक्ष, ये काल की रजनी क्या है? मैंने आकाश की ओर देखा, जहां समय की लहरें अब भी धीरे धीरे हिल रही थीं। ये शक्ति न अतीत से जुड़ी है न भविष्य से। यह उस अंधकार की आत्मा है जो समय के बीच में छुपी थी। एक ऐसी ऊर्जा जो केवल उन्हें मिलती है जो समय को न सिर्फ रोक बल्कि उसे समझ भी सकें। काल की रजनी क्या वास्तव में आशीर्वाद है या कोई नया अभिशाप? क्या यह शक्ति दक्ष को एक नया रक्षक बनाएगी या कुछ और? विजय तौर नई कहानी अब एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी जहां नायक की शक्ति उसकी नियति को परिभाषित करेगी, और नियति कभी सरल नहीं होती। विजय तौर नई कहानी कथा 23। समय से परे की शक्ति। हम शांत थे, लेकिन समय कभी शांत नहीं रहता। मैंने कालिका की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, काल की रजनी अब मेरे भीतर है, एक ऐसी शक्ति जो मुझे समय की हर सीमा पार करने की अनुमति देती है। अतीत, वर्तमान, भविष्य, अब कोई दीवार नहीं बची। कालिका ने चौंक कर मेरी आंखों में झांका। उसकी आवाज में चिंता थी, पर साथ ही उम्मीद भी। दक्ष, ये शक्ति अविश्वसनीय है, लेकिन क्या तुम इसे संभाल पाओगे? शक्ति जितनी बड़ी होती है, उसकी परीक्षा भी उतनी ही कठोर। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैं इस शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए करूंगा। जब तक मैं जीवित हूं, समय किसी निर्दोष पर अन्याय नहीं कर सकता। कथा 24। अंतिम चुनौती। समय का अंत। उस क्षण अचानक अंतरिक्ष फट सा गया। समय की तरंगों में कंपन हुआ। हवा भारी हो गई, जैसे खुद समय सांस रोक रहा हो। एक रहस्यमयी गूंजती हुई आवाज उभरी, दक्ष, अब तेरा असली इम्तिहान शुरू होता है। मैं हूं समय का अंत। तेरी शक्ति को अब मैं चुनौती देता हूं। जो काल की रजनी को धारण करता है, उसे मुझसे गुजरना ही होगा। एक परछाई उभरी, न मनुष्य थी न दानव। वह शुद्ध समय विनाश का रूप था। आंखें रहित, लेकिन सब कुछ देखने वाली। हाथ नहीं, लेकिन हर समय को छू सकने वाली। कालिका ने मेरा हाथ थामा और कांपती आवाज में कहा, दक्ष, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, यह समय के अंत का अवतार है। मैंने गहराई से सांस ली। मेरे चारों ओर काल की रजनी की नीली जैसी परछाई लहराई, जो मुझे अतीत की पुकार, भविष्य की चेतावनी और वर्तमान की सच्चाई सुना रही थी। मैंने कहा, अगर वह समय का अंत है, तो मैं बनूंगा समय की नई शुरुआत। मैं न झुकूंगा न रुकूंगा, क्योंकि अब मेरी लड़ाई सिर्फ किसी दुश्मन से नहीं, खुद समय की नियति से है। क्या दक्ष समय का अंत को हरा पाएगा? क्या काल की रजनी उसकी शक्ति बनेगी या विनाश? विजय तौर अंतिम संघर्ष अब निकट है, और यह संघर्ष किसी युग के अंत का नहीं, एक नए युग की शुरुआत का होगा। अनुराग साले। विजय तौर नई कहानी। तंद्रा साले छठा 25। समय की चुनौतियां। मैंने कालिका की ओर देखा। उसकी आंखों में भय नहीं था, बस विश्वासन था। मैंने कहा, हां कालिका, मैं तैयार हूं। अगर समय का अंतःसोध मेरी शक्ति को चुनौती देता है, तो मैं अपनी नियति से टकराने को भी तैयार हूं। कालिका ने मुझे गले से लगाया। उसका स्पर्श मानो ऊर्जा बनकर मेरे रगों में दौड़ गया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं दक्ष। हम दोनों मिलकर समय की इस अंधकारमयी शक्ति को परास्त करेंगे। अचानक आकाश फट पड़ा। चारों ओर एक विकराल कंपन गूंजा और स्टात्समय का अंत सामने आया। वह इंसान नहीं था, वह पाम समय का परछाई, वह अनंतता का अंतिम चेहरा था। उसकी आवाज गूंजती नहीं थी,
बल्कि हर कण में समा जाती थी। तुम दोनों की जोड़ी मजेदार है, लेकिन याद रखो, मैं समय की अंतिम सीमा ग्यास को पार कर चुका हूं। जहां हर शक्ति व्यर्थ हो जाती है, वहीं से मेरी शुरुआत होती है। नरदा कथा 26। अंतिम लड़ाई, काल की रजनी बनाम समय का अंत। मैंने उसकी आंखों में नहीं, उसके शून्यन में झांका, जहां कोई समय नहीं, न अतीत न भविष्य, सिर्फ एक न भयानक ठहरावा। मैंने कहा, तुम्हारी शक्ति समय को समाप्त करने की है, लेकिन मेरी काल की रजनी उसे नया जन्मनस देने की है। युद्ध आरंभ हुआ। धरती कांपी, आकाश चीखा और समय और ढीमावन हो गया। मैंने काल की रजनी सोन को सक्रिय किया। मेरे चारों ओर काले नीले प्रकाश की तरंगें घूमने लगीं। हर वार के साथ मैं उसके बला अस्तित्व न को टकरा रहा था, और समय का अंत अनमा हंसा। तुम मुझे नहीं हरा सकते दक्ष। मैं वो हूं जो समय के परे है। जहां तुम थम जाओगे, मैं शुरू होता हूं। मैं चुप रहा, क्योंकि मेरी शक्ति शब्दों में नहीं, समर्पण और उद्देश्य में थी। मैंने अपने मन को स्थिर किया और कहा, यदि तू समय का अंत है, तो मैं बनूंगा काल की आशा, और मेरी रजनी ही तुझे निगल जाएगी। अलसबा अंतिम प्रहार। मैंने बमा काल की रजनी बने की सारी ऊर्जा एकत्र की और उसे मनाड एक लॉस में बदल दिया, जो न तेज थी न गर्म, बस मां सत्य की ज्योति बर थी। उस लौ को मैंने समय का अंत बिरा की ओर फेंका, और वह अंत धीरे धीरे अस्तित्व से मिटने में लगा। उसकी चीखें समय की दीवारों पर टकराईं, पर उसे कोई नहीं सुन सकता था। वह शून्य में लौट गया, जहां से वह आया था। अब्बा कथा समापन। एक युग का अंत, दूसरे की शुरुआत। युद्ध समाप्त हुआ। समय फिर से बहने लगा। कालिका मेरे पास आई। उसकी आंखों में अश्रु और मुस्कान साथ थे। उसने कहा, दक्ष, तुमने सिर्फ समय नहीं बचाया, तुमने बान्याशा मोन को बचाया है। अब हर युग, हर जीवन तुम्हारे इस बलिदान का ऋणी रहेगा। मैंने उसकी हथेली थामी और कहा, अब कोई समय का अंत नहीं होगा। जब तक बाएं काल की रजनी बात मेरे साथ है, हर अंत एक नई शुरुआत बनेगा। और तता विजय तौर अंधकार के पार। यहीं समाप्त होती है यह महागाथा, पर जहां समय फिर बहता है, वहीं बाम एक और कहानी जन्म लेती है। नान बंडी विजय तौर नई कहानी। नान दिन कथा 27। अंतिम प्रहार, अमर उपहार। मैंने अपनी माफी काल की रजनी दान की संपूर्ण शक्ति का एकत्रीकरण किया। मेरी आंखों में संकल्प था, हाथों में प्रकाश और हृदय में काल का संतुलन। सामने खड़ा था समय का अंत, वह जो अतीत को निगलता है, जो भविष्य की नींव को हिला सकता है। हम दोनों टकराए, आकाश चटक गया, धरती थरथरा उठी, समय स्थिर हो गया, मानो स्वयं अपने रक्षक और भक्षकन को देख रहा हो। उसने अपनी अंतिम सीमा की शक्ति छोड़ी, पर मैंने उसे पारण कर दिया। लहरों में घुलती उसकी आकृति ने मेरी ओर देखा, और पहली बार उसकी आंखों में अहंकार नहीं, सम्मान था। तुमने मुझे पराजित नहीं किया दक्ष, तुमने मुझे मुक्त किया है, और इस मुक्ति के बदले मैं तुम्हें देता हूं काल चक्र की रजनी, समय की सबसे महान शक्ति। मैं चौंक गया, मेरे होंठों से निकला, यह शक्ति मुझे क्यों दे रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब तुम बन चुके हो समय का सच्चा रक्षक। मैं नहीं रहूंगा, पर अब नदमर तुम हो, और संसार तुम्हें याद रखेगा एक ही नाम से, विजय तौर। अर्जारुड्या कथा 28। अमरगाथा का समापन। चारों ओर प्रकाश था, न युद्ध की आवाजें, न समय की दरारें, बस एक शांति जो केवल विजय पास के बाद आती है। कालिका मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे दुख के नहीं थे, बल्कि गर्व के। उसने मुझे गले लगाया और धीमे स्वर में कहा, दक्ष, तुमने सिर्फ मुझे नहीं,
संपूर्ण सृष्टि को बचाया है। अब तुम केवल एक योद्धा नहीं, तुम विजेता और हो, हमारी पीढ़ियों की प्रेरणा। मैंने आंखें बंद कीं और अपने भीतर काल चक्र की रजनी को महसूस किया, वह शक्ति जो अब मुझे केवल समय में नहीं बल्कि हर आत्मा के निर्णय में बन प्रवेश की अनुमति देती थी। मैं मुस्कुराया और कहा, मैं विजय का प्रतीक नहीं बनना चाहता, मैं बनना चाहता हूं नंदन संघर्ष के बाद की शांति। और जब भी अंधकार समय को निगलने आएगा, मैं लौटूंगा एक नई कहानी, एक नए रूप में। दरारा आ विजय तौर और अब एक युगांत। इस तरह दक्ष मार्च बना विजय तौर, समय का रक्षक, अंधकार का अंत और आशा का प्रतीक। यह गाथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन हर अंत केवल अगली कहानी की शुरुआत होती है, क्योंकि जब जब अंधकार बढ़ेगा, विजय तौर फिर लौटेगा। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? बहुत ही रोचक मोड़ है यह। विजय तौर की गाथा अब एक वंश परंपरा का रूप ले रही है। आइए इसे मेरे अंदाज में विस्तार दें, भावनाओं और रहस्य से भरकर। कथा 29। उत्तराधिकार की शुरुआत। मैंने कालिका की आंखों में कुछ अलग देखा, एक रहस्य, एक योजना जो मुझसे भी छिपाई गई थी। मैं अब विजय तौर हूं, समय का रक्षक, मैंने कहा। लेकिन जब मैं नहीं रहूंगा, तब क्या होगा? क्या कोई और उठाएगा ये भार? कालिका मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में भविष्य का आभास था। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, दक्ष, हर युग को उसका विजय तौर मिलता है। अब समय आ गया है कि तुम्हारी विरासत आगे बढ़े। मैंने पूछा, क्या तुम कोई नया योद्धा खोज रही हो? उसने सिर हिलाया और कहा, नहीं दक्ष, मैं तैयार कर रही हूं आराध्या को। मेरे होंठ थरथरा गए। आराध्या, हमारी बेटी? वो तो अभी बच्ची है। कीना कथा 30, नई शुरुआत। हाँ, कालिका बोली, बच्ची है, लेकिन उसमें तुम्हारा साहस और मेरा दृष्टिकोण दोनों हैं। मैं एक विशेष विधि से उसे विजयी तौर की अग्नि शक्ति प्रदान करने जा रही हूं। यह शक्ति उसे अभी नहीं, उसकी आत्मा के परिपक्व होने पर ही जागेगी। मैंने आराध्या की ओर देखा। वो आकाश की ओर देख रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से संवाद कर रही हो। उसकी आंखों में निर्भयता, उसके चेहरे पर शांति और भीतर एक अद्भुत तेज था। मैंने मन में सोचा, मजेर, क्या वाकई ये नन्ही सी लड़की बन पाएगी अगली विजय तौर? क्या वो इस महान उत्तरदायित्व को स्वीकार कर पाएगी? मेरी राय, आराध्या केवल दक्ष और कालिका की बेटी नहीं, वो भविष्य की विजय का बीज है। उसके जीवन में होंगे कई मोड़। शायद वो इस शक्ति को पहले न समझे, शायद वो इससे दूर भागे, पर जब अंधकार फिर लौटेगा और जब समय फिर डगमगाएगा, तब आराध्या को एक निर्णय लेना होगा। वो शक्ति को स्वीकार करेगी, क्योंकि उसकी रगों में विजय तौर का खून है और उसका भाग्य लिखा है काल चक्र की रजनी में। आगे क्या हो सकता है? आराध्या को सपनों में दिखने लगेंगे पुराने विजय तौर। वो देखेगी दक्ष की पुरानी लड़ाइयां और समझेगी अपनी विरासत। कोई नया दुष्ट तत्व, शायद भविष्य की परछाई, उसकी परीक्षा लेगा और अंत में वो एक दिन बोलेगी,